हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक नई लेक्चर के साथ में आपके साथ में हाजिर है। लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमें जो लेक्चर नंबर 1 देखा था आवेशों के, आवेश क्या होता है उनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन सा देखा। और दूसरा जो हमने लेक्चर देखा था, लेक्चर नंबर जो 2 था, उसके अंदर हमने देखा था कि कूलाम बल दो आवेशों के बीच में लगने वाला होता है, उस बल को कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको देखा था। यदि आपको इस लेक्चर को देखना है तो इस लेक्चर को देखने के लिए आपको वो दोनों लेक्चर देखना जरूरी है, मस्ट है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दोनों की लिंक दे रखी है, वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। और चले आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि कूलाम बल जो होते हैं उनके बीच में जो लगने वाला अध्यारोपण का सिद्धांत होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो बच्चों, मैं हूं मंगल सुधार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और लेक्चर नंबर जो 3 है हमारा वो है कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम आपने अलग अलग जगह पर भी पढ़ा होगा। 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक आता है वेव्स, तरंग के अंदर भी आपने पढ़ा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, जहां कहीं पे भी सदिश राशि है और बहुत सारी सदिश राशियों का योग करना है तो वहां पे अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होगा। क्लियर है, ये सभी में लागू होता है। कूलाम बल हो, शायद विस्थापन हो सकता है, वहां पर भी ये वाला काम आएगा। जहां कहीं भी आपको सदिश राशियां बहुत सारी दे रखी है और उन सभी का टोटल करना होता है तो वहां पे अध्यारोपण सिद्धांत काम में लिया जाता है। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है इसको अपन समझते हैं। जैसे हमारे पास में किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे आवेश दिए हुए हैं, है ना, बहुत सारे आवेश दिए हुए हैं। एक हमारे पास में आवेश दिया हुआ है Q1, एक हमारे को आवेश दिया हुआ है Q2, एक हमारे को आवेश दिया हुआ है Q3, एक हमारे को आवेश दिया हुआ है Qn। ऐसे बहुत सारे आवेश दिए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे Q4, Q5 एंड सो ऑन, लास्ट में जाकर के Qn हम मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो हमारे को आवेश दिया हुआ है Q1, उस Q1 आवेश पर हम मान लेते हैं कि सभी के सभी क्या है, धन आवेश है। तो इस Q1 आवेश पर ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा। क्योंकि सिस्टम के अंदर ये आवेश भी मौजूद है, ये भी इस पर बल लगाएगा, और ये वाला जो आवेश है वो भी इस पर बल लगाएगा। अब इस पर सभी जितने भी आवेश इस निकाय में, इसके अलावा जितने भी बचे हुए जितने भी आवेश है वो सारे के सारे आवेश इस पर बल लगाएगा। बात आती है कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा, कुल बल कितना होगा, तो उसको निकाला जाता है अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चों, इसको समझते हैं। ये जो Q2 चार्ज है वो Q1 चार्ज पर फोर्स तो लगाएगा, आपको वैल्यू भी निकालनी आती है। डायरेक्शन क्या होगी ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो Q2 आवेश है, Q1 आवेश को दूर धकेलेगा। कैसे दूर धकेलेगा भाई, तू मेरे से दूर जाए, इधर ऐसे धक्का देगा ना, यानी कि हम इसका जो डायरेक्शन आएगी इस वाले आवेश के कारण, इस पर जो डायरेक्शन आएगी वो ये वाली आएगी, ये वाली। इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं F। ये फोर्स किस पर लग रहा है, पहले आवेश पर लग रहा है। कौन लगा रहा है, दूसरा आवेश लगा रहा है, तो अपन लिखेंगे F12 वेक्टर। क्लियर है, ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस पर जो बल लगाएगा वो ऐसे लगाएगा इस डायरेक्शन में। F यानी फोर्स इस पर लग रहा है, पहले आवेश पर। कौन लगा रहा है, तीसरा आवेश, तो अपन लिखेंगे F13 वेक्टर। ठीक है, ऐसा का ऐसा ये वाला आवेश भी तो इस पर बल लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा, हम लास्ट वाला ले रहे हैं। ये वाला भी इस पर बल लगाएगा और ये वाला जो बल लगाएगा वो इधर लगाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में। F1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, N लगा रहा है। अरे लाला ये क्या हो गया, अरे बाप रे, इस पे तो इतने सारे फोर्स आ गए यार, अब कैसे निकाले। एक फोर्स तो हमें पता है कि F बराबर हम निकाल देते कि Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, यहाँ पे तो बहुत सारे हो गए। अब क्या करें, अध्यारोपण का सिद्धांत है ना लाला, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर भी सॉल्यूशन है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस पर जितना जो टोटल फोर्स आएगा वो सभी का योग कर दो। अब योग कौन सा करना है, सदिश योग करना है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट जोड़ दिया, विदाउट डायरेक्ट। सदिश योग का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए योग करना। यानी कि इस पर जो टोटल फोर्स आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं F नेट फोर्स, वो कितना आ जाएगा, F12 वेक्टर। वेक्टर लगाना है ना, डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। F13 वेक्टर
F14 भी आएगा, 15 भी आएगा, हम लास्ट वाला ले रहे हैं F1n वेक्टर, यानी कि ये इस पर नेट फोर्स आ जाएगा और यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, आप कॉपी में लिख सकते हो, यदि किसी निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश हैं तो उस निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उस निकाय में शेष बचे हुए जितने भी आवेश होते हैं उनके द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्लियर है? तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसी अध्यारोपण के सिद्धांत, मान लेते हैं माना कि किसी निकाय के अंदर Q1, Q2, Q3 एंड Qn चार्ज हैं। अब इनका हम नाम भी दे देते हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है इनका नाम भी दे सकते हैं। अब डायरेक्शन को मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जो पिछला वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर इस बात को मैंने डिस्कस कर दिया था कि किसी भी वेक्टर का नाम कैसे देते हैं, वो मैंने वहां पे बता दिया था। तो यहां पर मैं इसका जो नाम देने वाला हूं वो नाम कैसे दूंगा, अच्छा इसका जो आर वेक्टर का नाम दूंगा, मैं दूंगा, लिखूंगा आर वेक्टर। क्या लिखूंगा, यहां पर इसकी डायरेक्शन आ रही है वो 2 से 1 की ओर आ रही है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा R12, यानी कि डायरेक्शन कैसे पढ़ेंगे, 2 से 1 की ओर। ठीक है, इस डायरेक्शन को अब कहां से, वो त्रिभुजों की सदिश नियम, मैंने सदिशों का त्रिभुज नियम पढ़ाया था, वहां से ये डायरेक्शन आती है। इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं R13 वेक्टर, और इसको मैंने नाम दे दिया R1n वेक्टर। क्लियर है? तो यहां से सभी की वैल्यू को रखते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए तो F नेट इज इक्वल टू F12 कितना आएगा बच्चा, ये वाले की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं कि आवेश कितना है Q1, ये आवेश है Q2 अपॉन में दूरी का स्क्वायर, और दूरी कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके, तो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे। और अब इससे तो केवल परिमाण आएगा, हमारे को केवल डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसका एकांक सदिश लेकर के, तो इसका हमने ले लिया एकांक सदिश, प्लस F13 निकाल लेते हैं, सेम तरीका K Q1 Q3 अपॉन में R13 का वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पर अपन, इसका स्क्वायर करेंगे, डिस्टेंस ये वाली आएगी, इसका एकांक सदिश ले लो आप, R13 का एकांक सदिश, एंड n वाले की बात करेंगे तो लिखेंगे K Q1 Qn अपॉन में R1n का वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे R1n क्या, और यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। सभी का टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको शॉर्ट में लिखने का एक और भी तरीका होता है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, समेशन की फॉर्म में F नेट इज इक्वल टू, देखिए जो चीज सभी में सेम आ रही है उसको आप साथ में लिख लो, K Q1 K Q1 K Q1 सभी में आ रहा है, तो K Q1 को आप बाहर ले लो। क्लियर है? अंदर क्या बचेगा, Q2 अपॉन R12 Q3 अपॉन में R13 ऐसा बचेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये इस चीज को आप ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर n है, यानी कि Q तो सभी में आ रहा है, लेकिन उनका जो पैर आपको दिया हुआ है, इसको अपन पैर बोलते हैं ना, इसका जो पैर दिया हुआ वही तो चेंज हो रहा है, 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी n आ रहा है। इसको बार बार इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समेशन करके लिख दो, समेशन क्या लिखोगे कि Q तो सभी में आ रहा है। क्लियर है? बस यहां पर 2 3 आ रहा है तो मैं लिख लेता हूं, मान लिया कि ये क्या है, I है। क्या है? I है। I की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या फिर n हो सकती है। क्लियर है? यहां पे क्या लिखेंगे, R, देखिए 1 सभी में आ रहा है, बस 2 3 n, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n आ रहा है, यानी कि यहाँ पर I लिखूंगा तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, I लिखूंगा, और यहाँ पर लिख देंगे अपन R1 I का क्या, और ये आ गया समेशन की फॉर्म में फॉर्मूला। क्लियर है? तो इस तरीके से, क्योंकि 1 तो देखो सभी में आ रहा है, 1 सभी में आ रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है 2 3 n आ रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, और I की वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से लेकर के n तक है। ये आ गया इसका अध्यारोपण के सिद्धांत का फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, इसी सिद्धांत को काम में लेंगे और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है
कि एक वर्ग है, एक वर्ग दिया हुआ है, यहां पर आवेश दिया हुआ है Q, यहां पर भी आवेश दिया हुआ है Q, यहां पर भी आवेश दिया हुआ है Q और यहां पर भी आवेश दिया हुआ है Q। और आपको पूछा गया है कि इसके सेंटर पे एक चार्ज है Q रखा हुआ है यहां पर, और आपको पूछा जाए कि इस पर लगने वाला बल कितना होगा, ये आपको निकालना है। यानी कि यहां पर एक निकाय दिया गया है, निकाय के अंदर टोटल 5 आवेश है, किसी एक आवेश पर बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत काम में आएगा। हम क्या करेंगे, सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल को ज्ञात कर लेंगे इसके ऊपर और सभी का वेक्टर सम कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए बच्चा, इस वाले आवेश पर ए नाम देते हैं B और ये है C और ये है D। अब इस आवेश पर देखना बच्चा, ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा। कैसे लगाएगा? इधर, अरे दोनों प्लस चार्ज है ना, सभी प्लस चार्ज है यहाँ पे। ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा। ये वाला आवेश कैसे बल लगाएगा? इस आवेश को मैं नाम दे देता हूं F, इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया FA। अरे ये वाला भी तो इस पर बल लगाएगा और ये वाला बल लगाएगा वो इधर लगाएगा FB। अरे ये वाला भी तो बल लगाएगा इधर FB, और ये सॉरी FC है, और ये वाला भी तो इस पर बल लगाएगा इधर FD। अरे बहुत सारे फोर्स आ गए यहाँ पे तो बच्चा, 4 फोर्स है, FA, FB, FC और FD। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर एक सममिति है। सममिति का मतलब होता है इस पॉइंट से आप इधर वाले डिस्टेंस या इधर वाले डिस्टेंस या इधर वाले डिस्टेंस या इधर वाले डिस्टेंस को निकालोगे, वो डिस्टेंस बराबर आएगी। डिस्टेंस बराबर होने का मतलब ये चारों फोर्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। चारों फोर्स इक्वल होने की वजह से जब इनका वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम का मतलब उसकी डायरेक्शन को ध्यान में देखते हुए टोटल करना है। अरे बच्चा यहाँ पर देखो ना, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा, और एफ नेट कितना आ जाएगा? यहाँ पर एफ नेट आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इस सेंटर पे जो आवेश है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या आ गया? 0 आ गया है। ऐसा कैसा? एक सवाल और मैं देता हूं जो सममिति वाला, एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है। यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ पर किसी एक आवेश Q को रखा गया है, और आपको पूछा जाए कि इस पर नेट फोर्स क्या होगा। अरे भाई यहाँ पर 3 फोर्स आने वाले, यहाँ पर भी आपको सममिति दिख रही है कि इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। यहाँ पर भी आपको सममिति दिखाई दे रही है, और सममिति जहां कहीं पे भी दिखे आपको, जहां कहीं भी बच्चों आपको एफ नेट मतलब आपको सममिति दिखती है, वहां पे जाकर के एफ नेट क्या आ जाएगा? हमारे पास में 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर भी 0 हो गया। ऐसा कैसा मैं आपको दे रहा हूं कि एक पंचभुज है। कैसा है? पंचभुज है, और वो भी कैसा है? जिसकी पांचों भुजा क्या है? बराबर है, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर किसी आवेश को रखा गया है, यहाँ पर भी आवेश है, यहाँ पर भी आवेश है। बस वर्षतः एक कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पर जितने भी आवेश रखे हुए हैं, यहाँ पर इन कॉर्नर पर वो आवेश क्या होना चाहिए? सभी बराबर होने चाहिए, और सभी के सभी का जो नेचर है, प्रकृति, वो एक जैसी होनी चाहिए, तभी जाकर के सममिति कॉन्सेप्ट काम में आएगा। यानी कि यहाँ पर भी एफ नेट क्या निकल के आएगा बच्चा? वो 0 निकल के आएगा। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारे पास में कोई सिस्टम है जिसके अंदर एक सममिति है और सभी आवेशों का मान बराबर है, प्रकृति भी बराबर है, तो किसी सेंटर पे जो रखा हुआ आवेश होगा उस पर नेट फोर्स क्या आएगा बच्चा? 0 निकल के आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था। लेकिन यदि हो सकता है आवेश अलग अलग दिए गए हैं और उनकी वैल्यू भी अलग अलग है, तो फिर किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, एक सवाल है इस तरीके से दिया हुआ है कि जैसे एक त्रिभुज है, यहां पर आवेश दिया हुआ है Q, यहां पर भी आवेश दिया हुआ है Q, यहां पर भी एक आवेश दिया हुआ है Q। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने का मतलब ये तीनों जो भुजा है वो बराबर होगी। ये वाली भुजा भी A है और ये वाली भुजा भी A है। और इसके अंदर आपको पूछा कि सेंटर की बात नहीं कर रहे, सेंटर पे कोई भी आवेश होगा तो वहां पे नेट फोर्स 0 आ जाएगा, क्योंकि सेंटर पे क्या होती है? उसकी एक सममिति हो जाएगी। यहाँ पर पूछा गया कि यह इस आवेश पर कितना बल होगा टोटल, वो आपको निकालना है। या फिर इस आवेश पर पूछा जा सकता है या इस आवेश पर पूछा जा सकता है। चलिए मैं इस आवेश पर निकालता हूं। ये है A, ये है B और ये है C। सवाल है B बिंदु पर उपस्थित आवेश पर कुल बल ज्ञात कीजिए। कुल बल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए, इस बिंदु B पर जो उपस्थित आवेश Q है, इस पर बल कौन कौन लगाने वाला है? इस पर ये वाला आवेश भी बल लगाएगा, ये वाला आवेश भी बल लगाएगा। अब ये वाला आवेश है, इस आवेश पर बल कैसे लगाएगा? ये वाला आवेश इसको दूर धकेलेगा, भाई तू मेरे से दूर जा इधर, ये
इधर आ गया फोर्स, इसको मैंने नाम दे दिया एफ। बी वाले पर लगा रहा है, कौन लगा रहा है? ए वाला लगा रहा है, ये नाम दे दिया। भाई ये वाला चार्ज भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, और ये वाला जो चार्ज है वो कैसे फोर्स लगाएगा? इसके ऊपर इधर लगाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया एफ। कौन लगा रहा है? किस पर लग रहा है? बी पर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? सी लगा रहा है। यानी कि हमारे पास में दो फोर्स आ गए हैं, एफ बी ए और एफ बी सी। यानी कि नेट फोर्स जो इसके ऊपर आएगा वो आपको निकालना है। पहले तो ऐसे करते हैं कि एफ बी ए की वैल्यू को निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या आएगी बच्चा? इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वाला फोर्स है इस पर, मतलब ये वाला आवेश है, इस पर फोर्स लगाएगा तो लिखेंगे के। आवेश कितना है? क्यू। ये आवेश भी कितना है? क्यू। यानी क्यू का क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, के क्यू स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है जिसकी आपको भुजा ए दी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का स्क्वायर। ऐसा कैसा अपन फोर्स निकाल लेते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं एफ बी सी। एफ बी सी कितना आएगा? लिखेंगे के। ये आवेश भी क्यू है, ये आवेश भी क्यू है, तो क्या हो जाएगा? क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में ये वाली भुजा भी कितनी होगी? ए होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास में अब यहाँ पर दो बल है हमारे पास में, एक ये वाला फोर्स है, एक ये वाला फोर्स है। आपको क्या करना है? इनका रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट निकालने के लिए हम लिखेंगे, देखिए एक हमने पढ़ा हुआ है कि दो सदिश होते हैं, उनका परिणाम ज्ञात करना है हमारे को, ठीक है ना। तो परिणाम ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा, वहां से आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी दो वेक्टर होते हैं उनका जो सम होता है, उनकी जो वैल्यू निकालने का, परिमाण निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा। और यही फॉर्मूला यहाँ पर अपन काम में लेने वाले हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर काम में लेंगे, क्योंकि देखिए एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में यदि कोई एंगल आपको थीटा दिया हुआ है तो उनका रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला। एक वेक्टर P हो, एक Q हो, एंगल थीटा हो, तो इस फॉर्मूले से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर काम में लेंगे और आंसर को निकालेंगे। अब बात आती है कि सर एंगल तो दिया हुआ ही नहीं है, एंगल कैसे पता करें? अरे भाई बावड़े आदमी, एंगल आपको एक हिंट्स दे रखी है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री के होंगे। तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। क्लियर है ना। तो यहां से थीटा पता चल गया। अब मेरे पास में P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पे रख दो। मैं क्या करता हूँ इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, आपको बार बार बड़ा, मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, एक x है, तो ये भी क्या होगा? x ही होगा। देखो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू, इसको मैंने P की जगह मैंने x लिख दूंगा, वापस x की वैल्यू रख देंगे ताकि हमारे को कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। Q की वैल्यू भी क्या है? एक्स स्क्वायर है, 2 इंटू एक्स इंटू थीटा कितना है? cos 60 है। थीटा कितना है? cos 60 है, ठीक है। तो यहां से cos 60 कितना होता है? इसको सॉल्व करो। cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो गया? 3x स्क्वायर। तो यहाँ से एफ नेट जो निकल के आएगा हमारे पास में बच्चा, वो आ जाएगा अंडर रूट 3x आ जाएगा। और अंडर रूट 3x को हम x हमने किसको माना था? इसको माना था। वापस से इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, और यही इस पे नेट फोर्स आ जाएगा। क्लियर है। इस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई है? अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगली जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है बच्चा, हमारे को जो अगला जो सवाल दिया हुआ है वो सवाल क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे को दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक वर्ग है, उसके विपरीत कोनों पर Q आवेश है तथा अन्य दो विपरीत कोनों पर स्मॉल q आवेश है। यदि Q पर कुल बल 0 है तो Q अपॉन Q का मान क्या होगा? ये हमारे की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये बच्चा जो सवाल पूछा गया था वो IIT मैन में पूछा गया था, IIT मैन में पूछा हुआ सवाल है, मतलब AIEEE में पूछा गया था। पहले IIT मैन का नाम था, AIEEE 2010 के अंदर पूछा गया सवाल है। चलिए इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। बच्चा न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है उसका एक सिंपल सा तरीका होता है। आपको जो भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसका यदि डायग्राम बनता है तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो और उसके साइड में लिख दो कि भाई क्या क्या दिया गया, ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपको पहले से वैल्यू पता चल जाए कि ये दे रखी है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो दिया गया उसको लिख दो। यदि डायग्राम बनता है तो आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, फिर जाकर के आप जो फॉर्मूला सेट होता है वो फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर सॉल्व कर लो।
और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे मतलब आप अक्सर के न्यूमेरिकल हमारे से बनते नहीं है। देखिए न्यूमेरिकल करने का तरीका आप जितनी ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के आपकी न्यूमेरिकल में पकड़ बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आप होल्ड कर लीजिए, इसका आंसर बताइए बच्चा क्या आंसर आता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए ABCD, आप बताइए इसका आंसर, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूं। हाँ, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक वर्ग दिया हुआ है, ये रहा वर्ग। इसने बोला कि एक वर्ग के विपरीत कोनों पर क्यू आवेश। विपरीत कोनों का मतलब जैसे ये है हमारे पास में है A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। यहाँ पर विपरीत कोनों मतलब यहाँ पर एक Q दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको Q दिया हुआ है C कॉर्नर पर। इसमें बोला कि अन्य दो विपरीत कोने यानी कि इन दोनों पर स्मॉल Q आवेश दिया हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसने बोला है कि यदि Q पर इस आवेश पर लगने वाला कुल बल 0 है तो Q अपॉन में स्मॉल q का मान क्या होगा। देखिए इस आवेश पर बल कौन लगाएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत याद कीजिए कि इस निकाय के अंदर बचे हुए तीनों आवेश, ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा, ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा और ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा। क्लियर है। मैं यदि देखिए ये वाला आवेश सेम प्रकृति के हैं दोनों, ये भी Q का है और ये भी Q का। यदि ये धनावेश है तो ये भी क्या होगा, धनावेश होगा। और धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ध्यान रखना कैसे प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है। इस फोर्स को अपन बोलेंगे क्या, फोर्स। किस पर लग रहा है, C पर। कौन लगा रहा है, A वाला, ये आ गया। अब ये वाला भी तो इस पर फोर्स लगाएगा और ये वाला भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि ये वाला फोर्स आपने इसको तो फिक्स कर दिया है कि ये धन आवेश है। और यदि आप थोड़ी देर के लिए सोचो आपकी ये भी धनावेश है तो ये भी क्या होगा, धनावेश होगा। और जब ये धनावेश होगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा और ये धनावेश होगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा। तो इन दोनों का भी नेट आएगा रिजल्ट, वो भी इस डायरेक्शन में। क्या इसका नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि Q आवेश पर कुल बल 0 है, यानी कि इस पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 तभी हो सकता है जब इस पर इधर की ओर लगने वाला फोर्स और इधर की ओर लगने वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाए, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों की वजह से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी जाकर के इस पे नेट फोर्स 0 आएगा। क्लियर है। तो 0 होने के लिए यानी कि इन दोनों का रिजल्ट है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए और इस डायरेक्शन में रिजल्ट तभी आ सकता है जब ये क्या हो, नेगेटिव हो और ये भी क्या हो, नेगेटिव हो। क्योंकि देखिए यदि ये नेगेटिव होगा, ये तो फिक्स कर दिया हमने प्लस में, ये नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, खींचेगा अपनी ओर, यानी कि फोर्स इधर लगाएगा। ये भी क्या करेगा, नेगेटिव होगा तो इसको अपनी ओर खींचेगा इधर। और जब इन दोनों फोर्स को अपन सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर आएगा और ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों को कैंसिल कर देंगे और आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि Q आवेश पर, इस वाले Q आवेश पर नेट फोर्स 0 तभी आ सकता है जब स्मॉल q की प्रकृति कैसी हो, ऋणात्मक हो। यानी कि एक बात तो फिक्स है कि कैपिटल Q प्लस में होगा तो स्मॉल q माइनस में होगा, यानी कि इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो आंसर डेफिनेटली आपका माइनस में आना चाहिए। यानी कि या तो ऑप्शन नंबर A सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर B सही होगा या ऑप्शन नंबर D सही होगा। ऑप्शन C तो वैसे गलत हो गया। चलिए याद करते हैं। तो इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं F फोर्स। किस पर ज्ञात कर रहे हैं हम, C पर ज्ञात कर रहे हैं। कौन लगा रहा है, B लगा रहा है। यहां पर F फोर्स कौन लगा रहा है, किस पर लग रहा है, C पर। कौन लगा रहा है, D लगा रहा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका जो रिजल्ट है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो पहले इन दोनों फोर्स को सॉल्व करते हैं कि इनका रिजल्ट क्या निकल के आता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक, क्लियर है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, FCD की वैल्यू निकालते हैं। FCD की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल। ये आवेश कितना है, कैपिटल Q, ये कितना है, स्मॉल q, तो लिखेंगे कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है इनके बीच में आपको दिया हुआ वर्ग दिया, उसकी भुजा मान लो A है तो अपन लिखेंगे A का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये का ये फोर्स ये वाला भी ज्ञात करेंगे, FC भी ज्ञात करेंगे। तो FCB भी इतना ही आएगा, क्यों, सममिति की वजह से। देखो यहाँ पर भी कैपिटल Q स्मॉल q, तो कैपिटल Q स्मॉल q यहाँ पर आएगा कैपिटल Q स्मॉल q और डिस्टेंस ये भी कितनी होगी, A ही होगी, तो लिखेंगे A स्क्वायर। यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और दोनों की वैल्यू इक्वल है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। और जब दो हमारे पास में फोर्स दिए हुए हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर बच्चा निकल के आता है √2 गुणा कितना था। देखिए जैसे फॉर्मूला होता है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा F नेट इज इक्वल टू √ फॉर्मूला वही P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। थीटा कितना है दोनों के बीच का, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर।
इसको मैं मान लेता हूँ ये P है, ये वाला क्या है Q है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये x है, तो ये भी x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। P की वैल्यू भी x मानी है मैंने, Q की वैल्यू भी x मानी है, तो कितना आ जाएगा आंसर F नेट इज इक्वल टू आंसर निकल के आएगा √2x स्क्वायर, यानी कि F नेट जो निकल के आएगा बच्चा वो निकल के आ जाएगा √2x। और x की वैल्यू कितनी थी वो वापस से यहाँ पे रख दो। x हमने इसको माना था तो लिखेंगे k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर निकल के आ गया। क्या आया? √2k q अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास में F नेट आया इन दोनों का। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? हमें पता है कि जब कोई भी दो फोर्स है दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उनका रिजल्ट आएगा वो 45 डिग्री के एंगल पर आएगा, यानी कि ये वाला इन दोनों का रिजल्ट होगा। यदि ये वाली वैल्यू, इसको मैं नाम दे देता हूं F नेट, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस पर नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। और यही हमारे को दिया हुआ है कि Q पर कुल बल 0 है, तो 0 करने के लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को इक्वल होना पड़ेगा। इस वैल्यू को इक्वल करते हैं अपन, ठीक है। तो अपन लिखेंगे, चलिए ये वाला पहले फोर्स निकाला था कि FCA की वैल्यू कितनी है। FCA की वैल्यू आएगी, वो आएगी K, ये आवेश कितना Q, ये आवेश भी कितना है Q, यानी कि Q का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। अपन में डिस्टेंस कितनी होगी? हमेशा ध्यान रखना वर्ग का जो विकर्ण होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। यदि उसकी भुजा a है तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2a होता है, यानी कि यहाँ पर √2a लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर Q जो आवेश दिया हुआ है उस पर नेट फोर्स 0 तभी होगा जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो? इक्वल हो। तो दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल करता हूं, दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल करता हूं, ठीक है। यहां से दोनों इक्वेशन को अपन इक्वल करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या थी? K स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में आगे √2 भी था, अपॉन में क्या था? a स्क्वायर था। और ये क्या था? K Q स्क्वायर अपॉन में क्या था? 2a स्क्वायर था। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q a कैंसिल हो गया, ठीक है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर भेज दो, 2 √2 आ जाएगा। और यहाँ पर इस q को इसके नीचे भेज दो, यानी कि q अपॉन में q। आंसर क्या है हमारे पास में? q अपॉन q की जो वैल्यू निकल के आई वो 2 √2 निकल के आई है, 2 √2 निकल के आई है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा। तो यहाँ पर ये जो आंसर है ना, सॉरी ऑप्शन इसको सही कर देना बच्चा, 2 √2 लिख देना, ठीक है, माइनस का। तो हमारे पास में क्या आएगा? ये ध्यान रखना, ये प्लस का ये माइनस का, तो आगे भी क्या आएगा? माइनस आएगा। और ये हमारे पास में आंसर निकल के आ जाता है 2 √2 होना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आपको ये अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा ए वो आपका सही हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दे रखा है कि अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो उस पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, उस पर केवल प्रोटॉन होंगे, उस पर केवल इलेक्ट्रॉन होंगे, या ए व बी दोनों सही है। ठीक है, ये इसका आपको आंसर बताना है। किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है, इसका मतलब क्या हुआ? धनात्मक आवेश होने का मतलब किसी भी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आता है? जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन को निकालते क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी कि उस पर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, उस पर केवल प्रोटॉन होंगे, ये तो सरासर गलत है भाई। और उस पर केवल इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो भयंकर गलत है, भयंकर खोटा है। ए व बी दोनों तो सही हो ही नहीं सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चा है हमारा वो ये है कि हमारे पास में कोई भी दो आवेश दिए हुए हैं। एक तो आपको दिया हुआ है Q आवेश और एक आपको दिया हुआ है 9Q आवेश। एक दिया हुआ है Q आवेश और एक दिया हुआ है 9Q आवेश। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो सवाल में पूछा गया है कि एक तीसरे अन्य आवेश को कहाँ रखा जाए। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहाँ पे रखा जाए ताकि उस पर नेट फोर्स क्या आ जाए? 0 आ जाए। ये आपको दिया गया है, तो ये आपको निकालना है। मान लेते हैं कि एक Q आवेश को मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। एक Q आवेश था हमारे पास में, यहाँ से x दूरी पर रखा हुआ है। टोटल दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगी? 20 माइनस x सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर नेट फोर्स 0 आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर ये जो Q है वो कौन सा रखेंगे? धनावेश रखेंगे कि ऋणावेश रखेंगे? कोई भी रखो ना आप,
धनावेश रखोगे तो ये इधर बल लगाएगा, ये वाला इधर बल लगाएगा, नेट फोर्स 0 आ सकता है। माइनस रखोगे तो ये इसको ऐसे आकर्षित करेगा, ये वाला इसको ऐसे आकर्षित करेगा, तब भी नेट फोर्स 0 आ सकता है। यानी कि आपको जो कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है उसकी प्रकृति कैसे भी हो सकती है, चाहे तो वो धनावेश भी रख सकते हैं और ऋणावेश भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है, इस पर आपको नेट फोर्स 0 निकालना है। यानी कि एक क्यू आवेश है, एक 9q आवेश है, और आपको पूछा गया है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कैपिटल क्यू आवेश को कहाँ रखा जाए ताकि उस पर नेट फोर्स 0 आ जाए। चलो ज्ञात करते हैं। यहां से मान लेते हैं कि ये वाली दूरी x है, तो ये वाली दूरी क्या निकल के आ जाएगी, 20 - x आ जाएगी, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ की दे रखी है 20 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं। देखिए जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा, मान लेते हैं कि धन आवेश है तो ये इधर बल लगाएगा, और ये धनावेश क्या करेगा, इस पर इधर बल लगाएगा। यदि ये दोनों बल बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। मान लेते हैं कि इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F1, इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F2। तो F1 और F2 यदि बराबर हो जाते हैं तो इस पर नेट फोर्स 0 आ जाएगा। F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि F1 क्या है, इसके कारण इस पर लगने वाला बल, तो वो लिखेंगे K, इसकी वैल्यू कितनी है Q, इसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल Q, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है x²। इसके कारण इस पर बल कितना आएगा K, आवेश कितना है 9q, ये कितना है कैपिटल Q, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 20 - x, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/x² इज इक्वल टू 9/20 - x का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x²। वर्गमूल लेने पर दोनों और क्या है वर्ग है, तो वर्गमूल लेने पर यहाँ पर आ जाएगा 20 - x, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और x² का हो जाएगा x, तो यहाँ से आंसर आएगा 20 - x इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से आ जाएगा 20 - x को इधर भेजेंगे तो 4x हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/4 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बच्चा, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से पूछा जाए तो 5 सेंटीमीटर और यहाँ से पूछा जाए तो 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू। फिर मिलते हैं अपने अगले जो लेक्चर नंबर जो 4 है उसके अंदर, वो देखना मिस मत करना। उसके अंदर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा भी जिन्हें बोला जाता है वो क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चा इतना ही। थैंक यू। यदि आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।